ऐसे इंग्लिश ऐसे जो है आपको पता होना चाहिए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा बहुत बता दूं, इंग्लिश ऐसे इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ सीएसएस या फिर पीएमएस वगैरह, उन सब में भी बहुत मुश्किल होता है। और तकरीबन जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल दीज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ड्यू टू फेलिंग इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश ग्रामर एग्ज़ाम। तो आज मैं आपको बताऊंगा द मोस्ट रिस्क फ्री अप्रोच टू पास ऐसे एग्ज़ाम। मैंने जैसे अभी बोला कि आपको मैं ये तो गारंटी नहीं दे सकता कि ये अप्रोच जो है वो आपको टॉप करवा देगी ऐसे में, लेकिन मैं आपको ये गारंटी ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर आपने ये रिस्क फ्री अप्रोच जो है वो फॉलो की तो आप पास ज़रूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ऐसे और ग्रामर जो है इन दोनों एग्ज़ाम में कोशिश करें कम से कम मस्ती करें, क्योंकि अगर इसमें आपने मस्ती की फिर एग्जामिनर आपके साथ मस्ती करता है। तो कोशिश करें जितना रिस्क फ्री हो सके इन दोनों एग्ज़ाम को आप लेकर चलें और वो चीज़ करें कि जो आपको सिर्फ पास करवा दे, मतलब कम से कम पास करवाए, फेल ना करवा दे। क्योंकि बहुत से लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में ऐसे ब्लंडर्स कर लेते हैं कि फिर वो फेल हो जाते हैं। और मैंने ऐसी भी डीएमसीज देखी हैं जो 700-800 मार्क्स हैं, 650 मार्क्स हैं, 625 मार्क्स हैं, लेकिन वो ऐसे में रहे हुए हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले ऐसे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मैं जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि ऐसे में आपको आउटलाइन बनानी पड़ती है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है उस आउटलाइन के हिसाब से जो आपने बनाई है, और आपको बॉडी लिखनी होती है और आपने कंक्लूजन लिखना होता है। थोड़ा सा फ़ोन हिल रहा होगा, थोड़ा सा राइटिंग आगे पीछे हो रही होगी तो काइंडली एडजस्ट करें, क्योंकि मैं फ़ोन पे देख रहा हूँ लिखते हुए तो थोड़ा सा हो सकता है। अच्छा जी, ये चार जो बिगनर्स हैं इंग्लिश ऐसे एग्जाम में ये चार चीज़ें आपको करनी होती हैं। आउटलाइन क्या है? आउटलाइन बेसिकली नक्शा है, मैप है, स्ट्रक्चर है, जो आप पॉइंट्स और जो आप हेडिंग सब हेडिंग्स और पॉइंट्स में बनाते हैं और आप समझाते हैं कि आप कैसे आगे अपना ऐसे लेकर चलेंगे। और एग्जामिनर जो है इसी पॉइंट पे आपको जज कर लेता है कि आप पास हो या फेल हो। तो मेरे हिसाब से इन चारों चीज़ों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट लीथल चीज़ है इंग्लिश ऐसे आउटलाइन, जो आपको पास इंशाल्लाह और खुदा न खास्ता फेल करवा सकता है। एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी मैं आपको डूज एंड डोंट्स बताऊंगा एग्जामिनर के फीडबैक से अभी जल्द इंशाल्लाह। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे एग्जाम में आउटलाइन सही है तो फिर वो आगे बढ़ेगा, आउटलाइन सही नहीं है तो आप वहाँ पे ही खुदा न खास्ता फेल हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आपकी आउटलाइन जो है ना वो सही हो, ताकि वो एटलीस्ट आगे तक तो बढ़े। वंस वो आउटलाइन जो है वो उसको सही कुछ समझ आ रही है, टू द पॉइंट लग रहे, काइंडली सवाल अभी ना पूछें, वीडियो सेव नहीं होगी इस दफ़ा, काइंडली सवाल ना पूछें, अभी समझ लें आप सुकून से। और सवाल अभी पूछेंगे तो आपकी भी डिस्ट्रैक्शन होगी, मेरी भी डिस्ट्रैक्शन होगी। इंशाल्लाह मैं अच्छा खासा टाइम दूंगा, सबकी क्यूरीज इंशाल्लाह इस दफ़ा टैकल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटलाइन होती है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन क्या है कि जो आपने हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और पॉइंट्स में आउटलाइन बनाई है, उसी का जिस्ट जो है, उसी जो है आपने वे में, उसी क्या कह सकते हैं सीक्वेंस में आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। और इंट्रोडक्शन शुड ऑलवेज एंड with positive note और a progressive और hopeful note, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था, ये सारी चीज़ें जिसको समझ ना आ रही हो वो मेरी 2 months स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देख ले, उसमें मैंने सवाल के हिसाब से मैंने बताया इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें। तो कंक्लूजन क्या है? इंट्रोडक्शन का उल्टा। आउटलाइन में जो आप रेमेडीज या आगे वाली चीज़ें लिखेंगे, मेजर्स या फिर स्टेप्स जो लेने चाहिए, वो आप कंक्लूजन में 80% ऑफ द कंक्लूजन में वो आप फोकस करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गई बिगनर्स के लिए बात। इसके बाद
क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। कोई चीज़ याद आई तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इंग्लिश ऐसे एग्ज़ाम में, और जिसकी वजह से बहुत से लोग फेल भी हो जाते हैं, वो ये है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ये चीज़ गेम ब्रेकर है। क्यों? क्योंकि जो सवाल आपने उठाया है वही आपका आगे तकदीर जो है वो बनाएगा, ठीक है ना। इसमें मेरी टिप्स आपको ये होंगी कि मेक श्योर सबसे पहले आप चेक करें कि कोई इशू बेस्ड या सिंपल टॉपिक जो है जिसकी नॉलेज आपको थोड़ी बहुत है, वो अगर है तो वो ही अटेम्प्ट करें। क्यों? बिकॉज इट इज़ द मोस्ट रिस्क फ्री थिंग टू डू। क्यों? अवॉइड क्या करना है, टॉप प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि जैसे आपके पास वो 10 सवाल आए हैं तो आपको अवॉइड ये करना चाहिए, काइंडली सवाल ना पूछें, आपके सवाल ऊपर चले जाएंगे, फिर फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये वीडियो सेव नहीं करूँगा, तो स्टिक टू दिस सेशन, वरना नींद वीन करेंगे, एंजॉय करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। अच्छा जी, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन में मैं बात कर रहा था, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि आप कौन सा सवाल ना करें, ठीक है ना। ये मैं नहीं कह रहा कि करें, सबसे पहले आपको अवॉइड करना चाहिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे, वो हैं लिटरेरी टॉपिक्स। लिटरेरी टॉपिक्स क्या होते हैं? जो पोएटिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, या फिर पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। अब इन टॉपिक्स का मसला क्या है कि अगर आपके आर्ग्यूमेंट अच्छे भी हैं और आपके पास जो है सारी चीज़ें, मेरे प्यारे भाई मलिक साहब काइंडली समझ लो, अभी समझ लो, इतना टाइम आपके पास भी नहीं है कि फिर से वीडियो देखो, काइंडली समझ लें अभी। अच्छा जी, लिटरेरी टॉपिक्स में क्या होता है कि आप मैं कहता हूँ आपने 100% अगर करेक्ट भी लिखा है, उसको सॉल्व किया है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी एक जो है वो गुंजाइश होती है कि आपका आर्ग्यूमेंट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनर का, चेकर का पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश कर सकता है। आखिरकार वो एग्जामिनर भी इंसान है, तो वो उसका ओपिनियन आपका ओपिनियन वेरी कर सकता है, और ऑब्वियसली अगर क्लैश आ गया, डिफरेंस हो गया, तो आपके लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। इसके सिवा आपको फिर दूसरा क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जो है ना, वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो भी रिस्की होता है। इसमें भी भले आप जितना अच्छा लिख लें, एक तो इन दोनों की स्ट्रक्चरिंग जो है ना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बड़ी वेरी कर सकती है। हर चीज़ को साथ लेकर चलना पड़ता है, और फिर अपना आर्ग्यूमेंट पॉइंट इस तरह से वाजे करना पड़ता है कि आप को एग्जामिनर समझ जाए। बाजू का ये होता है कि आपने सारी चीज़ें सही लिखी होती हैं, लेकिन आपका जो आर्ग्यूमेंट है उस तक कन्वे ही नहीं होता आउटलाइन में, तो फिर आप फेल हो जाते हो, और इन दोनों में क्लैश ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की एग्जाम्पल है कि इज क्लाइमेट चेंज रियल, ठीक है ना, ये है। और यहाँ फिर इज सीपैक रियली अ डेथ ट्रैप, तो इस टाइप के आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले फोकस आपका क्या होना चाहिए कि आप सिंपल टॉपिक्स को देखें, सिंपल टॉपिक्स को जो है आप करें। सिंपल टॉपिक्स क्या होते हैं? कॉज एंड अफेक्ट वाले जो होते हैं, ठीक है, सिंपल जो इश्यूज होते हैं, इशू बेस्ड टॉपिक्स जो होते हैं, वो आप जो है इशू बेस्ड टॉपिक्स जो हैं उनको आप कोशिश करें। अगर उन 10 में से ऐसा कोई इशू बेस्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा, या जिस पे आपकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर भले आप कोशिश करें कि कोई आर्ग्यूमेंटेटिव कर लें, या फिर आप रिस्क कर लेकर लिटरेरी कर लें। लेकिन पहली गुंजाइश आपको ये होनी चाहिए कि आप सिंपल टॉपिक्स ही करें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी आसान करें, इस ऐसे के एग्ज़ाम से ज़्यादा मस्ती ना करें, और आप जो है सुकून से पास हो जाएं। बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ग्रामर को भी हटाकर, उसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप सब टॉप करेंगे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा जी, इसमें दूसरा एक मसला क्या होता है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन में, वो ये होता है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन में दूसरी चीज़ क्या होती है, वो ये है कि
कुछ लोग, मैंने ये बहुत से स्टूडेंट्स अपने सुना है, और जो खुदा जो है सैडली नहीं हो सके, वो ये कहते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई तुमने ये सिंपल चीज़ क्यों नहीं की, और उनका ओपिनियन ये होता है कि सर बहुत इजी टॉपिक था, और मैंने ये सोचा कि बाकी सारे ये करेंगे तो मैं कुछ हट कर करूँगा। तो फिर क्या हुआ कि एग्जामिनर ने उनके साथ भी कुछ हट कर लिया। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है भाई। दूसरों को छोड़ें, हर कोई पास हो जाएगा। आप अगले के पास होने से आपका नसीब नहीं रुकेगा, आप भी इंशाल्लाह पास हो जाओगे। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि इजी चीज़ें सब करेंगे तो मेरे मार्क्स कम आएंगे। नहीं, आपका फोकस होना चाहिए कि आप सही चीज़ करें, सही चीज़ करें जो आपको 100% आते हैं। ठीक है, 100% जो आपको आए वही आपने करना है। ठीक है जी, आप मूव ऑन करते हैं। इसके सिवा दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग क्या है कि जो टॉपिक दिया हुआ है उसको आप ब्रेक कैसे करते हो, हाउ यू ब्रेक इट। ठीक है, उसको आप किन हेडिंग्स में, किन सब हेडिंग्स में, और उन सब हेडिंग्स में या हेडिंग्स में लॉजिकल या प्रैक्टिकल पॉइंट्स यूज कर समझाते हो या नहीं समझाते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप क्या होता है इसमें एक मेजर इशू क्या होता है कि लोगों ने थीम याद की हुई होती है। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी आपने याद की हुई, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो भाई वो टॉपिक वगैरह नहीं पढ़ेंगे, वो डायरेक्ट क्या करेंगे, डेमोक्रेसी पे कॉज अफेक्ट रेमेडी वगैरह ये करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से वो रह सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में क्या पूछ रहा है ये आपका फोकस होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप स्ट्रक्चरिंग करें। स्ट्रक्चरिंग का इजी वे ये है कि आप बस ये समझें कि ये टॉपिक जो मुझे मिला है, मेरे सामने जो मेरा पेपर चेक करेगा वो एक बच्चा है, उसको मैंने वर्ड बाय वर्ड जो है समझाना है कि इस टॉपिक में है क्या और इसमें कैसे चीज़ें चलेंगी। ठीक है, आपको एग्जैक्टली या लिटरली जो है ना, आपको स्पून फीड करना है एग्जामिनर को। ये ना सोचना कि आपने कोई चीज़ दी हुई है और एग्जामिनर समझ जाएगा, नहीं, वो नहीं समझेगा। उसके पास टाइम ही नहीं होता, इतने ज़्यादा पेपर होते हैं कि वो अपनी अकल नहीं लड़ाता, और उसको जल्दी जल्दी जो चीज़ दिखती है वो ही उस पर ही जो है मार्किंग करेगा। ठीक है, और अब तो माशाल्लाह जो है बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो और ज़्यादा जो है वो जल्दी जल्दी करेंगे। ये उसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि जल्दी जल्दी चेकिंग में जो ऊपर ऊपर चीज़ें दिखेंगी वो आपकी जो है वो सही हो जाएंगी, और नुकसान ये है कि क्या पता स्ट्रिक्ट मार्किंग हो। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपने अगर सही लिखा है तो आप पास हैं। मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, आपको फेल कोई नहीं कर सकता सही चीज़ पे, सो डोंट वरी। अच्छा जी, तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ आपकी ये होती है कि जैसे मैंने ये बताया कि आपने स्ट्रक्चरिंग तो कर ली, लेकिन आपने जो अंदर यूज़ किए हुए वेग आइडियाज़ तो नहीं यूज़ किए हुए, रैंडम आइडियाज़ तो नहीं यूज़ किए हुए, कोई चाइल्डिश बातें तो नहीं की कि भाई डेमोक्रेसी एजुकेशन सिस्टम सही करना है तो सरकार जो है कोशिश करे और मेहनत करे, ऑनेस्टली काम करे। ये फजूल बातें तो नहीं की हुई। आपने कोई लॉजिकल चीज़ बताई हुई है, कोई सिस्टमैटिक प्लान बताया हुआ है कि भाई एजुकेशन जो है सही करनी है तो आपने गोस्ट स्कूल्स, गोस्ट टीचर्स को टैकल करना है। सबसे पहले आपने आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को जो है वो इनरोल करना है, इनरोलमेंट जो है वो आपने बढ़ानी है, और आपने ईजी वे ऑफ लर्निंग या प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग जो है आपने फॉलो की है या नहीं की है। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर दीज बेसिक टिप्स। तो कोशिश करें ऐसे से मस्ती ना करें, ताकि ऐसे आपकी ज़िंदगी से मस्ती ना करें। तो ऐसे को बिल्कुल रिस्क फ्री अप्रोच से करें। अच्छा जी, दूसरा फिर मैं आगे आपको बताता हूँ थीसिस स्टेटमेंट का मुझे याद कराइएगा कि क्यों थीसिस स्टेटमेंट नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, ओके। अब मैं आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताऊंगा, बल्कि डोंट्स ही बताऊंगा। डोंट्स पे फोकस करें, डूज खुद ही आपके सही हो जाएंगे, जो एग्जामिनर के फीडबैक से मैंने आप लोगों के लिए मेहनत कर बनाए हैं। तो काइंडली दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है जी, डोंट्स सबसे पहले ये देखिए, ये वो डोंट्स हैं जो मैंने 3-4 साल के रिव्यू के बाद एग्जामिनर के फीडबैक से बनाए हैं। सबसे पहले इंग्लिश के 2 जो एग्जाम्स हैं
उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक इज़ सुसाइड। कोशिश करें जो लफ्ज़ों की स्पेलिंग की मिस्टेक आपको हो रही है वो आप जो है वो उनको लिखें एक साइड पे और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कैसे आप करेंगे अवॉइड? ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तब होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस लिखते हो, ठीक है। तो इसका एक तरीका जो सिंपल तरीका है रूल्स वगैरह पढ़ने के सिवा वो ये है कि मेक श्योर टू मेक वेरी सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। आप जहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं ना, कोशिश करें वहाँ पे फुल स्टॉप लगा लें, बात खत्म कर नई बात या फिर नया पॉइंट शुरू करें, सेंटेंस शुरू करें। ठीक है जी, तो ये आप करें। इन एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वोकैबलरी, ये सबसे बड़ी वजह है ओवरऑल CSS में फेल होने की। मैं जैसे हमेशा समझाता हूँ कि सिंपल एंड एरर फ्री लैंग्वेज रखें। इसका क्या मतलब है कि बहुत ही हाई फाई खूबसूरती वाला लफ्ज़ आपने ज़बरदस्ती घुसा दिया किसी सेंटेंस में, जिसकी वजह से आपका जो है वो एग्जामिनर चिढ़ जाएगा, क्योंकि वो इस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है, उसको पता चल जाएगा कि कहाँ आपने ज़बरदस्ती वोकेबलरी डालने की कोशिश की है, सेंस भी नहीं बन रहा फिर भी डाल दी या फिर गलत यूज़ कर लिया उसका। ठीक है जी। इसके सिवा क्या है? स्टीरियोटाइप आंसर्स। स्टीरियोटाइप आंसर्स ये होते हैं कि वेग सी बातें आपने कर ली, जो रटे रटाए सवाल जवाब में वो आपने कर लिए, या कि कोई रटी हुई आउटलाइन जो है आपने वो डाल दी और वो सारे लोगों ने वही बना दी है उस टॉपिक पे, तो एग्जामिनर वैसे ही उसका पारा चढ़ जाएगा। पारा उसका चढ़ गया तो फिर वो सबको जो है वो बुरी मार्किंग कर सकता है। अच्छा जी, पुअर स्ट्रक्चरिंग ऑफ आउटलाइन। थीम आपने याद की हुई है, टॉपिक कुछ और आया है, टॉपिक के हिसाब से आपने आउटलाइन नहीं बनाई और आपने जो आपने याद किया था वही आपने लिख लिया, तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ट्राई टू मेक आउटलाइन, स्ट्रक्चर इट इन अ वे दैट मीट्स द डिमांड ऑफ द टॉपिक, कि जो टॉपिक पूछ रहा है उस पर आपको बनाना। इनकम्प्लीट डिस्कशन ऑफ आउटलाइन इन बॉडी। आपने क्या होता है, लोग जज्बात में एक अच्छा टॉपिक आ गया, बहुत सिंपल टॉपिक आ गया, उसके 3-4 पेज की आउटलाइन उन्होंने बना दी, फिर क्या हुआ, टाइम ही नहीं बचा कि पूरी बॉडी में जो है वो पूरी आउटलाइन जो है वो डिस्कस करते, तो ये भी मरवाती है चीज़। तो इतने पॉइंट्स डालो जितने संभाल सको बॉडी में टाइम के हिसाब से। इररेलेवेंट कंटेंट, फजूल बात कर दी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इधर उधर की, इररेलेवेंट है, अप टू द मार्क नहीं है, अप टू द टॉपिक नहीं है। फ्लॉड सेंटेंस स्ट्रक्चर, वही ग्रामेटिकल वाला, लंबा सेंटेंस जितना होगा उतनी मीनिंग आप लूज करते जाओगे। क्रैम्ड नॉलेज, रट्टा लगाए हो, और स्टीरियोटाइप आंसर वही है। ठीक है जी। आइसोलेटेड सेंटेंसेस। आइसोलेटेड सेंटेंसेस ये हैं कि आपने सेंटेंसेस बनाए हैं 5-6, उनके बीच में कनेक्शन कोई नहीं आ रहा। एक सेंटेंस आपने बनाया, फिर आपने कोई दूसरी बात या उल्टी जो है वो दूसरा पॉइंट आपने सेंटेंस बना लिया, लेकिन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। इधर उधर की उठाकर आपने बातें डाल दी हैं, वो भी नहीं, दोनों में कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्टिंग वर्ड्स जो है ना, आप गूगल पे सर्च करें, आपको हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है। ऐसे ही 2 पैराग्राफ्स को भी कनेक्ट करना पड़ता है, तो वो भी आप कनेक्टिंग वर्ड्स वगैरह देखिएगा, इंशाल्लाह हेल्प होगी आपको। अच्छा जी, तो ये भी हो गया माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, थोड़ी टिप्स देता हूँ कि आउटलाइन बनानी कैसे है, तो काइंडली स्टे ट्यून और थोड़ा बहुत इस पे देखकर फिर आप जो है एग्जैक्टली अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे 2018 में ये आया था आउटलाइन, तो फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। ये टॉपिक आपके पास आ गया है, ठीक है। अब क्या होगा, जो जज्बाती लोग हैं या फिर वो एक्साइटेड में कुछ लोग क्या करेंगे, जो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान उन्होंने याद किया होगा, जल्दी जल्दी इसमें जो है ना वो बना लेंगे कि भाई डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आया है, वाह भाई पास हो गए इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी उन्होंने जो है इंट्रोडक्शन, कॉजेज, इम्पैक्ट्स, रेमेडी वगैरह कर कर अपना ऐसे बना लिया और फिर खुश होकर सो गए। लेकिन नहीं, this topic has nothing to do with democracy in Pakistan. Obviously it has to do with it, but it is not asking about democracy in Pakistan. It is asking about hopes
regarding democracy in Pakistan. It is asking about hurdles in way of prosperous democracy या strong democracy in Pakistan. अच्छा जी, एक सेकेंड. सही, ओके. तो वो ये नहीं पूछ रहा, और देखें लोग पॉइंट्स का पूछ रहे हैं, पॉइंट्स को भूल जाएं. वो बस जो मैंने आपको समझाया है वो समझ लें कि गलत लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, ग्रामेटिकल मिस्टेक यूज़ नहीं करना, लंबे सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने, रटी रटाई आउटलाइन नहीं बनानी, टॉपिक की डिमांड के हिसाब से आउटलाइन बनानी है, और ये सब करना है, रिस्क फ्री अप्रोच करनी है. ठीक है जी. अच्छा, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. अच्छा, एक और टिप आपको मैं दे दूं, जो भी आप टॉपिक देखें सबसे पहले तो उसको समझें कि वो मांग क्या रहा है, कि उसका मेन इंग्रेडिएंट कैसे क्या है. जैसे मैंने बताया कि ये टॉपिक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के बारे में तो है, लेकिन इसका ये सेंट्रल आइडिया नहीं है. ये डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान की होप्स क्या हैं, क्या उसके जो हैं वो क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी दिखा रही है फ्यूचर में. तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है ना, ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिससे हमें डेमोक्रेसी प्रिवेल करती दिख रही है पाकिस्तान में. ठीक है. इसके सिवा फिर क्या पूछ रहा है कि वो जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो जो चीज़ें जो होपफुल फ्यूचर दिखा रही हैं, उसमें हर्डल्स क्या हैं, उसमें चैलेंजेस क्या हैं. तो दिस ऐसे इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड दीज टू थिंग्स. मैंने ये इजी टॉपिक इसलिए देखा है ताकि आपके बेसिस जो हैं वो स्ट्रांग हो जाए. ये आप समझ गए कि टॉपिक मांग क्या रहा है, या होप्स मांग रहा है, हर्डल्स मांग रहा है. ठीक है. इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यू शुड नो कि ये टॉपिक जो है ये किस टाइम फ्रेम की बात कर रहा है. समझ रहे हैं आप? टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम फ्रेम से क्या मुराद है कि ये टॉपिक पास्ट की बात कर रहा है, क्या डिमांड क्या है इसकी, प्रेजेंट की बात कर रहा है, या फिर ये फ्यूचर की बात कर रहा है. ठीक है. आउटलाइन के पेजेस मैं आपको बताता हूँ. चलें अभी बताता हूँ. आउटलाइन के पेजेस जो हैं मैक्सिमम 2 होने चाहिए. किसी की बहुत ज़्यादा बड़ी राइटिंग है तो भले वो 2.5 कर दे, और मिनिमम 1 पेज की होनी चाहिए. इससे ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और वो बुरी मानी जाती है. तो आइडियल लेंथ जो है मैक्सिमम 2 पेजेस है. ओके जी. तो टाइम फ्रेम या तो पास्ट की बात करेगा, या प्रेजेंट की, या फ्यूचर की. डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल, तो ये मतलब होप्स की बात कर रहा है, जो चीज़ हो गई हैं या होने वाली हैं जो कि इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे डेमोक्रेसी की, या उसमें हर्डल्स क्या हैं. तो ये बेसिकली फ्यूचर की बात कर रहा है ये टॉपिक. तो हमारा फोकस जो है फुल फ्यूचर पे होगा, लेकिन फ्यूचर तक जाने के लिए थोड़ा बहुत जो है हमें प्रेजेंट से स्टार्ट भी लेना पड़ेगा. लेकिन इसमें हम पास जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे, हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है जी. तो अब इसको कैसे हम तोड़ेंगे सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ. इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया. इंट्रोडक्शन के नीचे कुछ भी लिखेंगे वो थीसिस स्टेटमेंट कहलाएगा. तो काइंडली कुछ ना लिखना इंट्रोडक्शन के लिए नीचे, वो रिस्की हो जाएगा. या फिर अगर आप ऊपर थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हो, चलो थीसिस स्टेटमेंट पे बात कर ही लेते हैं, तो ये आपको 95% चांसेस हैं कि फेल करवा देगा. ठीक है. अगर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप अच्छे हो, परफेक्शन. देखें थीसिस स्टेटमेंट क्या है कि बहुत ही परफेक्ट चीज़ है, हर किसी के बस की बात नहीं है. बड़े अरसे के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद इसमें ग्रिप आती है. ठीक है. तो थीसिस स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हो, भले 100% भी आपने सही कर दी, लेकिन एग्जामिनर जो है उसका ओपिनियन, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर करता है. सो you will be failed on this very first point. So this is that much risky. It is that much risky. Thesis statement में मसला क्या आता है, एक तो जो है वो आप relevant नहीं होती to the point, टॉपिक के हिसाब से नहीं होती. मैंने बहुत से स्टूडेंट्स की थीसिस स्टेटमेंट पढ़े हैं और मसला ये आता है कि वो टॉपिक के हिसाब से ही नहीं थी, कोई स्ट्राइकिंग पॉइंट ही नहीं था. दूसरा क्या मसला है, स्ट्राइकिंग पॉइंट नहीं होता, यहाँ पर गलत पॉइंट होता है, रॉन्ग जो है आप बनाते हो. तो काइंडली थीसिस स्टेटमेंट आप जो है वो अवॉइड करें, वो ना लिखें. इंट्रोडक्शन बस लिखें, हेडिंग डालें और सेकंड हेडिंग शुरू कर लें, क्योंकि वो आपको फेल करवा सकता है. भले वो 5 मार्क्स आपको ज़्यादा दिला दे, क्या पता, अगर थीसिस स्टेटमेंट सही हो, लेकिन
ऐसे ना हो कि वो गलत हो या एग्जामिनर को समझ ना आए, तो आप अपने आउटलाइन के फर्स्ट पॉइंट पर ही क्लीन बोल्ड हो जाएं। तो काइंडली थीसिस स्टेटमेंट ना बनाए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आउटलाइन देखता है, उसमें थीसिस स्टेटमेंट है तो सबसे पहले वो पढ़ता है और वहां पे बंदे को फारिग कर लेता है अगर गलत हुआ या परफेक्ट नहीं हुआ या उसकी समझ से बाहर हुआ। ठीक है, फिर वो क्या करता है, फिर वो दूसरी पूरी आउटलाइन पढ़ता है। अगर थीसिस स्टेटमेंट सही है तो बाकी चीज़ें पढ़ेगा, थीसिस स्टेटमेंट नहीं है तब भी वो बाकी चीज़ें पढ़ेगा। आउटलाइन सही लगी तो फिर वो इंट्रोडक्शन वगैरह पे मूव करेगा। ठीक है जी। तो आप थीसिस स्टेटमेंट जो है वो रिस्की है बहुत ज़्यादा, वो आप ना लिखें। हम 3 भाई बिना थीसिस स्टेटमेंट के पास हुए हैं। आउटलाइन में हमने थीसिस स्टेटमेंट नहीं बनाई। मेरे तकरीबन 25-30 बैचमेट्स हैं जिन्होंने थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में नहीं बनाई, वो भी पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट इज़ वेरी एक्सेप्टेबल टू अवॉइड थीसिस स्टेटमेंट और पास ऐसे एग्जाम विदाउट थीसिस स्टेटमेंट। जी मैंने यही अभी बात बताई कि हमने नहीं बनाई थी, हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हैं, पास है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन जो है अब मैं रैप अप करूंगा इस सेशन को ताकि मैं सवाल जवाब आप लोगों के लूँ। इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन अच्छा वो दौर चला गया कि आप जो है कॉजेज, अफेक्ट, रेमेडी या सोल्यूशन वगैरह बनाते थे, वो दौर चला गया। अब आजकल एग्जामिनर को थोड़ा सा हटका चाहिए। बातें आप यही करेंगे, थोड़ी सी वर्डिंग ऐसे यूज़ करेंगे कि उसको थोड़ा डिफरेंट लगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड या लेस क्रैम्प्ड लगे। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन है तो उसमें अगर मैं बता रहा हूँ कि होप्स कौन सी हैं, कौन से चीज़ें हैं जो हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही हैं डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के लिए, तो मैं फिर लिखूँगा करंट। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपसे बात की है कि फ्यूचर का बेस्ड है लेकिन प्रेजेंट थोड़ा बहुत देखना है हमें। हिस्ट्री नहीं बताऊंगा लेकिन प्रेजेंट थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो करंट सिचुएशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, करंट सिचुएशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान मैंने हेडिंग दे दी। इसके नीचे मैं कोई भी पॉइंट नहीं दूंगा, अंदर बॉडी में किसी पैराग्राफ में मैं समझा दूंगा। फिर मैं बताऊंगा कि चलें जो मैंने अभी आपके लिए बनाई है वही मैं दिखा देता हूं ताकि इजी हो जाए, टाइम बच जाए। ओके जी। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है। फैक्टर्स लीडिंग टू प्रोग्रेसिव फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये हमारी होप्स वाली बात इसमें सारी हो जाएगी। माइलस्टोन अचीवमेंट ऑफ 18 अमेंडमेंट। अच्छा, इस पॉइंट में मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूं कि देखें, आपके दिमाग में है कि 18 अमेंडमेंट जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिसने डेमोक्रेसी का फ्यूचर सिक्योर कर दिया है। तो आप खाली जो है आप ये नहीं लिखोगे, पॉइंट बनाना कैसे, आप ये नहीं लिखोगे 18 अमेंडमेंट, ये नहीं लिखोगे क्योंकि एग्जामिनर कहेगा भाई 18 अमेंडमेंट का क्या, अच्छा है बुरा है बताओ तो सही, डायरेक्शन तो दो। तो जो भी आप पॉइंट लिखें उसको एक डायरेक्शन दें, उसको एक डायमेंशन दें ताकि एग्जामिनर जो है चेक कर ले। आपने ये भी नहीं करना कि 18 अमेंडमेंट इज अ वेरी गुड स्टेप, सेंटेंस भी नहीं लिखना, ये भी गलत है ये भी गलत है। आपने क्या करना है, उसको डायरेक्शन देनी है जैसे मैंने डायरेक्शन दी है कि माइलस्टोन अचीवमेंट ऑफ 18 अमेंडमेंट क्या है, आपने बता दिया कि बहुत अच्छी अचीवमेंट है 18 अमेंडमेंट के, और बॉडी में फिर आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेंगे कि उसकी क्या क्या चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग लगती है। ठीक है, यहाँ पर आप कहेंगे कि प्रोग्रेसिव स्टेप ऑफ 18 अमेंडमेंट, ऐसा कुछ डायरेक्शन दे देंगे। जैसे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि प्रोविंसेस को पावर दे दिया, तो मैंने लिख लिया कि कंस्ट्रक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस, कि सेंटर से पावर प्रोविंसेस और प्रोविंसेस से लोकल गवर्नमेंट तक चला गया, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट बन गया। इसके बाद क्या है, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ गवर्नमेंट्स न्यू और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। जी एग्जैक्टली, फ्रेजेस बनाने। फिर मैंने क्या किया, जैसे ये दूसरा पार्ट जो था हमारा इंपॉर्टेंट वो था हर्डल्स या चैलेंजेस, तो मैंने हर्डल्स को थोड़ा सा मुख्तलिफ करने की कोशिश की है। वो मैंने क्या किया, हर्डल्स इन वे ऑफ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, मैंने इसको 2 पॉइंट्स में तोड़ दिया, इंटरनल हर्डल्स, एक्सटर्नल हर्डल्स। इंटरनल के पॉइंट्स 2-3 लगा दिया, एक्सटर्नल के लगा दिया। फिर मैंने लिखा, ये नहीं लिख लिया कि स्टेप्स या सोल्यूशन, मैंने थोड़ा सा उसको प्यारा बनाया है, थोड़ा सा कैची बनाया है कि मेजर्स टू इंश्योर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी
in Pakistan, responsible political setup across the board, accountability, governance with consensus, जो आजकल इशू चल रहा है जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट इस हाल तक पहुंची है, इतना इशू हो रहा है। और फिर कंक्लूजन, ये एक पेज की है, बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ मैं बात करूंगा आपसे अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट ज़रूर समझना है। अलाइनमेंट क्या है कि इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन सीधी लाइन में आना चाहिए कंक्लूजन के, ठीक है। ये दोनों अलाइंड हो। जो हमारी मेन हेडिंग्स हैं, थोड़ा बहुत अभी तो रफ में मैंने जल्दी आपके लिए बनाया, मैं बिजी था, तो हेडिंग्स जो हैं वो एक लाइन में हों। ये जो 2 पॉइंट हट कर आए हैं ये इधर होने चाहिए थे, थोड़े हट कर, ठीक है। ये 2 लाइन में हों और हमारे पॉइंट्स जो हैं वो सारे एक लाइन में हों। तो क्या होगा, एग्जामिनर अगर दूर से भी देखेगा इस आउटलाइन को तो वो समझ जाएगा कौन सी हेडिंग है, कौन सी सब हेडिंग है, कौन से पॉइंट्स हैं। तो अलाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग ऐसे आउटलाइन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जो आपकी मेन हेडिंग्स हैं जिसमें आपने असल आर्ग्यूमेंट या बात करनी है, भाईजान समझ तो लो, मेरे चांद समझ लो पहले। जो मेन हेडिंग्स हैं, जो मेन आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उसमें क्या करना है, देखें जैसे यहाँ 5 पॉइंट हैं, ठीक है। 5वां है नहीं, जल्दी बनाइए। तो 5 पॉइंट अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ तो इस हेडिंग में भी 5-6 पॉइंट्स हों और मेजर्स में भी 5-6 पॉइंट्स हों। ये ना हो कि पहली हेडिंग में मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं, दूसरी हेडिंग में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं और आखिरी हेडिंग में मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं। तो क्या होगा, एग्जामिनर को ये लगेगा कि इसमें शायद आपको कम चीज़ आ रही हो, इसमें आपको बिल्कुल ही कम चीज़ आ रही हो, कम पॉइंट्स आपके दिमाग में, तो वो थोड़ा सा मसला आपके लिए बन सकता है। तो काइंडली जो अंदर के पॉइंट्स हैं सारी हेडिंग्स के अंदर, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक आध पॉइंट आगे पीछे हो जाए मसला नहीं है, लेकिन ये ना हो कि 3-4 पॉइंट्स का गैप हो उनमें। एक में 5 हैं, दूसरे में 6 हो सकते हैं और तीसरे में 4-5 हो सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि 2 हों, फिर 5 हों, फिर 10 हों, तो मसला हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो जिनकी वीडियो स्टक हो गई है वो शायद मेरे ख्याल से उनका इंटरनेट का इशू है, ठीक है जी। इसके सिवा क्या है, इसके सिवा मैं आपको जल्दी से और चीज़ें बताता हूँ। जैसे सीधे टॉपिक्स हैं जो बिगनर्स हैं, जैसे ये पावर्टी है, इसमें आप कैसे बनाओगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ पावर्टी, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, करंट सिचुएशन ऑफ पावर्टी, causes of poverty, impacts of poverty, government initiatives to eliminate poverty और रेमेडीज, ठीक है। थोड़ा सा हेडिंग से आप खेल सकते हो, अच्छे फ्रेजेस से बना सकते हो, लेकिन इतनी हेडिंग ज़्यादा लंबी भी ना हो, सेंटेंस भी ना बने। तो ये एक जो है वो आपने समझना। अच्छा देखें, जैसे मैंने खाली इन्फ्लेशन नहीं लिखा, मैंने लिखा है राइजिंग इन्फ्लेशन। मैंने खाली पॉपुलेशन नहीं लिखा, पॉपुलेशन बूम लिखा, एक डायरेक्शन उसको दिए, ठीक है जी। तो ये आप ऐसे बना सकते हैं। इसके सिवा दूसरा है क्लाइमेट चेंज। देखें क्लाइमेट चेंज में क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ क्लाइमेट चेंज आ जाएगा। ये मैं वो बता रहा हूँ, सीधे टॉपिक्स अगर आ जाएं तो आप ऐसे कर सकते हैं, वरना फिर 2 टॉपिक्स को एक साथ लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेंथ ऑफ ऐसे जो है वो आप अपने हिसाब से, आपकी राइटिंग जो है उसके हिसाब से होगा, पेजेस डिटरमाइन होंगे, वरना वो 3000 या 3500 वर्ड होते हैं जो भी उसमें दिए हुए हों। मैंने आज तक इतना गौर नहीं किया। कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, अनचेक्ड डिफॉरेस्टेशन मैंने नहीं लिखा, मैंने ये कहा कि अनचेक्ड डिफॉरेस्टेशन है। फिर मैंने क्या लिखा, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इम्पैक्ट्स, एबनॉर्मल वेदर पैटर्न्स, वाइल्ड फायर्स, फ्लैश फ्लड्स, फ्रीक्वेंट फ्लैश फ्लड्स, नेशनल इम्पैक्ट्स, इनिशिएटिव्स टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, स्टेप्स टू प्रिवेंट फर्दर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और कंक्लूजन, ये भी अलाइनमेंट देखें वैसे ही हुई है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एक लाइन में, हेडिंग्स एक लाइन में, ये सब हेडिंग्स एक लाइन में और फिर पॉइंट्स एक लाइन में, तो बड़ा खूबसूरत होता है और चीज़ भी समझ आ जाती है। सो दिस इज़ ऑल। अब मैं आपके सवालों पे आता हूँ। आई होप आपको ये सेशन हेल्प की हो इस सेशन में, और काइंडली मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अभी सवाल पढ़ लेता हूँ आपके। दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी, P. Rashid Ahmed Shah Rajdi, CSS Hacks.